ये तब की बात है जब मैं 17 साल का था। हमारे खेतों में गेहूं की फसल बहुत बड़ी हो चुकी थी, इतनी बड़ी कि अगर कोई उसमें खड़ा हो जाए तो दूर से दिखाई ही ना दे। फसलों के ऊपर बहुत सारे कौवे मंडरा रहे थे, इसलिए किसानों ने अपने अपने खेतों में बिजूका खड़े कर दिए थे। एक दिन मैं और मेरे दोस्त खेतों के बीच ही खेल रहे थे। हम फावड़ों से एक गड्ढा खोद रहे थे। कुछ समय तक सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन तभी अचानक मेरा फावड़ा किसी धातु से टकराता है। टन! मैं चौंक जाता हूं। हम सब नीचे झुककर देखते हैं और हैरान रह जाते हैं। वहां मिट्टी के अंदर एक लोहे का संदूक दबा हुआ था। मैं और मेरे दोस्त उसे बड़ी हैरानी से देखने लगते हैं। कुछ ही देर में हम सब मिलकर उस संदूक को मिट्टी से बाहर निकाल लेते हैं। वो संदूक पूरी तरह लोहे का बना हुआ था। दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मैं धीरे धीरे उस संदूक को खोलता हूं और जैसे ही ढक्कन खुलता है, मैं और मेरे दोस्त हैरान रह जाते हैं। उसके अंदर एक मास्क था, या यूं कहो एक भयानक सा मुखौटा, इतना डरावना कि उसे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाएं। मैं हंसते हुए कहता हूं, चलो इसे बिजूके को पहना देते हैं ताकि काले कौवे खेत से दूर रहें। मैं उस मुखौटे को अपने खेत के बिजूके को पहना देता हूं। धीरे धीरे दोस्तों, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखते हैं तो अगली वीडियो में मैं आपका नाम लेकर आपको शाउट आउट दूंगा। शाम होने लगती है। मैं और मेरे दोस्त अपने अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं। रात हो चुकी थी। मैं अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था। मेरा पालतू कुत्ता शेरू चारपाई के पास ही लेटा हुआ था। मैं आसमान की तरफ देख रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। हवा से गेहूं की फसल आपस में टकरा रही थी। वो आवाज बहुत सुकून देने वाली थी। सब कुछ बहुत ही मनोहर लग रहा था। लेकिन तभी अचानक खेतों की तरफ से बहुत सारे पक्षी एक साथ उड़ने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज से डरकर भाग रहे हों। मैं उठकर खेतों की तरफ देखने लगता हूं, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। मेरे दिल की धड़कन धीरे धीरे तेज होने लगती है। मैं अपने कुत्ते शेरू को खेतों की तरफ भेजता हूं ताकि अगर कोई जंगली जानवर हो तो उसका पता चल सके। शेरू तेजी से दौड़ते हुए खेतों की ओर चला जाता है। मैं पीछे खड़ा सब कुछ देख रहा था। समय बीतने लगता है, 5 मिनट, 10 मिनट, लेकिन शेरू का कोई पता नहीं। तभी अचानक खेतों की तरफ से मेरे कुत्ते की जोर की चीख सुनाई देती है। आओ! मेरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है और कुछ ही सेकंड में उसकी आवाज एकदम शांत हो जाती है। मैं घबराकर चिल्लाता हूं, शेरू, शेरू, शेरू! लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आता, वरना हर बार शेरू भौंककर मुझे जवाब दे देता था। मैं घबराकर घर के अंदर भागता हूं और अपने बाबा को सारी बात बताता हूं, लेकिन बाबा कहते हैं, अरे शेरू तो एक कुत्ता है, कहीं इधर उधर चला गया होगा, तू इतना परेशान मत हो, वो आ जाएगा। बाबा की बात सुनकर भी मेरे दिल की बेचैनी खत्म नहीं होती। मैं अपने कमरे में जाता हूं और खिड़की से खेतों की तरफ देखने लगता हूं। मेरा मन अंदर से बेचैन होता जा रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा था। सुबह होते ही मैं शेरू को ढूंढने खेतों की ओर निकल पड़ता हूं। मैं गेहूं की फसलों के बीच इधर उधर देखता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन शेरू का कहीं कोई निशान नहीं। थोड़ा आगे जाने पर मुझे रास्ते में कुछ मरे हुए पक्षी दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर लगता था जैसे किसी ने बहुत बेरहमी से उन्हें मार डाला हो। उन्हें देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती है। मैं और आगे बढ़ता हूँ। कुछ दूरी पर एक पेड़ के पास मुझे कुछ पड़ा हुआ दिखाई देता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई जानवर हो। मैं धीरे धीरे उसके पास जाता हूं और जैसे ही करीब पहुंचता हूं, मेरे होश उड़ जाते हैं। वो कोई और नहीं, मेरा कुत्ता शेरू था, लेकिन वो मर चुका था। उसके पैर और शरीर बुरी तरह फटे हुए थे। वो पूरा लहूलुहान पड़ा था।
उसे देखकर लग रहा था जैसे किसी ने बहुत ही बेरहमी से उसे मार डाला हो। मैं घबराकर दौड़ते हुए बाबा के पास जाता हूं और उन्हें सब कुछ बता देता हूं। जब बाबा मेरे साथ खेत में आते हैं तो शेरू को देखकर वो भी दंग रह जाते हैं। कुछ ही देर में गांव में एक सभा बुलाई जाती है जहां गांव के बड़े बुजुर्ग सब इकट्ठा होते हैं। सब लोग इस घटना के बारे में गंभीरता से बात करने लगते हैं। उसी रात मैं खिड़की से खेतों की ओर देख रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली हो। तभी फसलों के बीच मुझे कुछ अजीब सा दिखाई देता है। वो बहुत दूर था, इसलिए साफ नजर नहीं आ रहा था। मैं खुद से ही बुदबुदाने लगा, आखिर ये क्या हो सकता है जो फसलों से भी इतना ऊंचा है। मैं ध्यान से उसे देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंधेरा इतना था कि कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ ही देर में वो अजीब सा साया उल्टे हाथ की दिशा में जाने लगता है। उसे देखकर मेरा दिल और भी तेज धड़कने लगता है। तभी कुछ देर बाद मेरी भैंस के रंभाने की आवाज आती है। मैं दौड़ता हुआ घर के बाहर आता हूं तो देखता हूं बाबा भी हाथ में बंदूक लेकर उसी दिशा में जा रहे हैं जिधर भैंस रंभा रही थी। मुझे देखकर बाबा ऊंची आवाज में कहते हैं, रोहन, तुम अंदर चले जाओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन मैंने बाबा की एक भी नहीं सुनी और उनके पीछे पीछे चल दिया। कुछ ही देर में हम भैंस के तबेले के पास पहुंच जाते हैं। हमारी भैंस बहुत डरी हुई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मेरी नजर तबेले के एक कोने में जाती है और मैं देखकर जम जाता हूं। हमारी दूसरी भैंस को किसी ने बहुत बुरी तरह नोच खसोट दिया था। उसका मांस जगह जगह से फटा हुआ था। ये देखकर मेरी रूह कांप गई। तभी मेरी नजर तीसरी भैंस पर पड़ती है और मैं देखता हूं एक भयानक नरभक्षी जीव उसे खा रहा था। तभी मुझे समझ में आता है, खेतों में जो ऊंचा सा साया मैंने देखा था, ये वही था। बाबा जोर से चिल्लाते हैं, रोहन, तुम पीछे हट जाओ। इतने में ही वो नरभक्षी बाबा की तरफ बढ़ने लगता है। बाबा तुरंत अपनी बंदूक उठाते हैं और उस पर गोली चला देते हैं। गोली लगते ही वो नरभक्षी जमीन पर गिर पड़ता है। बाबा हैरानी से उसे देखने लगते हैं। उसका पूरा शरीर लहूलुहान था, जगह जगह से मांस फटा हुआ और उससे भयानक बदबू आ रही थी। उसे देखकर मेरी धड़कन जैसे रुक सी गई थी। लेकिन तभी वो नरभक्षी जीव फिर से उठ खड़ा होता है और बाबा पर हमला कर देता है। बाबा जोर से चिल्लाते हैं, रोहन, तुम तुरंत यहां से भागो और सुबह तक बाहर मत निकलना। जल्दी जाकर कहीं छिप जाओ, जाओ। बाबा की बात सुनकर मैं दौड़ता हुआ घर की तरफ भागता हूं और अंदर जाकर डर के मारे छिप जाता हूं।